मैं अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देख रहा था। पिछले 2 घंटे से मैं इस घर के बाहर खड़ा था और अंदर मेरी भाभी गई हुई थी। रात का वक्त था और जब तो रात के 10 बज रहे थे। मैं तो रंज का शिकार था। भला ये भी कोई वक्त है किसी के घर बैठने का? रात के 8 बजे मेरी भाभी ये कहकर अंदर गई थी कि बस अभी आधे घंटे में आ रही हूँ, और मैं पिछले 2 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहा था। मैंने भाभी के मोबाइल पर कॉल की तो उनका नंबर इस वक्त बंद जा रहा था। मुझे इंतज़ार से सख्त नफ़रत थी और मैं इस वक्त इंतज़ार की सूली पर ही लटका हुआ था। मैं कभी भी भाभी के साथ में ना आता अगर भाई ने मुझे ये ना कहा होता कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, ये जहाँ कहे इसे ले जाना। मेरा भाई नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब गए हुए थे। घर पर मेरी माँ और भाभी ही रहते थे। मैंने 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उस घर की डोरबेल बजाई। इसके बावजूद भी 15 मिनट बाद मेरी भाभी बाहर आई थी। जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ले रही थी। मैंने तो ताज्जुब से देखकर पूछा, इतनी देर? कहने लगी, हाँ चलो चलो, आज बहुत ज़्यादा ही देर हो गई, लेकिन आइंदा से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा देर ना हो। ये सुनकर तो मैं अचंभे में आ गया था। मैंने कहा, क्या मतलब? आइंदा मैं आपको दोबारा कहीं नहीं लेकर आऊँगा। अरे भाभी, आप औरतें एक बार बात जो शुरू करती है तो घंटों जारी रहती है, और मैं इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठाना चाहता। मुझे सख्त चिढ़ है इंतज़ार करने से। मेरी भाभी गाड़ी में बैठते ही सामने डैशबोर्ड पर रखी टिश्यू पेपर से चार निकालकर अपना पसीना साफ करने लगी। मेरी बात शायद वह अपनी गायबे दिमाग से सुन रही थी। मैंने अब गौर किया था, वह चेहरे से कुछ बदहवास भी लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? कहने लगी, कुछ नहीं, बस तुम गाड़ी चलाओ। असल में मेरी दोस्त के घर में एसी नहीं था ना, इसीलिए गर्मी से ये हालत हो गई है। मैं हैरत से अपनी भाभी की तरफ देखा और हंसते हुए मैंने कहा, क्या हो गया है आपको भाभी? होश में तो है? दिसंबर का महीना है और ठंड इतनी है कि मैं बाहर खड़ा कांप रहा था, और आप कह रही है कि इसके घर में एसी नहीं था। मेरी बात सुनकर तो और भी बदहवास हो गई। अपने माथे पर हाथ मारकर कहने लगी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दिसंबर का महीना है। मैंने भाभी को देखा और हंसने लगा। मुझे तो उनकी अक्ल पर हैरत हो रही थी। ये भी क्या कोई भूलने और याद रखने की बात थी? मुझे वह कुछ नर्वस भी लग रही थी। बाकी का सारा रास्ता ना जाने वह किन सोचों में गुम रही। जैसे ही हम घर पर पहुँचे, मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों मुझे आज अपनी भाभी का रवैया कुछ अजीब सा लगा। जब से वह अपनी दोस्त के घर से आई थी, उलझी उलझी सी थी। अगले रोज़ जब मैं ऑफिस जाने लगा तो नाश्ते पर भी वह नाश्ता करते हुए भी किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने नाश्ता ख़त्म किया। जैसे ही मैं ऑफिस जाने लगा, कहने लगी, रेहान, ऑफिस से ज़रा जल्दी घर आ जाना, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। मैंने कहा, आज फिर? कि आज आपको क्या काम है? तो भाभी कहने लगी कि है कोई ज़रूरी काम। अब मैं हर बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आज मुझे ऑफिस में बहुत काम था, मैं जल्दी नहीं आ सकता। कहने लगी, तुम जब भी आओगे मुझे अपनी दोस्त के घर लाजमी जाना है। भाभी का अटल अंदाज और उलझा हुआ चेहरा मुझे ना जाने क्यों उनके बारे में शक डालने लगा था। मैं ऑफिस जा चुका था। मैं अभी अपने ऑफिस में मसरूफ़ था, फाइल चेक कर रहा था, जब भाई का फ़ोन आ गया। मुझसे कहने लगे कि अपनी काम जल्दी निपटाओ और रोमाना जहाँ कह रही है उसे ले जाना। मैंने कहा, भाई, भाभी ने क्या करना है रोज़ाना अपनी दोस्त के घर जाकर? मैं थका हुआ आता हूँ, आते ही उनको उनकी दोस्त के घर ले जाओ और ख़ुद बाहर दो दो घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहूँ। ये कोई बात थोड़ी है। आपको मेरा भी तो एहसास होना चाहिए। मेरा ये कहना था कि भाई मुझ पर बिखर कर बोलने लगे, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ, तुम जानते हो, सारा घर उसी से चल रहा है। तुम तो अपनी तनख्वाह सिर्फ अपनी जेब तक ही रखते हो। तुम्हारे अपने साही खर्चे हैं। अब मैं भी आकर बैठ जाता हूँ, हाथ पे हाथ रख कर। घर पर और भी तुम घर चला लेना, एक जरा सा काम क्या कह दो। तुम्हें तो मेरा भाई मुझसे गुस्से से बोल रहा था। मैंने कहा, ठीक है, ले जाऊँगा। मैं फ़ोन बंद कर दिया। जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा। मुझे 8:30 बज चुके थे। जब मैं घर आया तो मेरी भाभी बिल्कुल तैयार थी। मुझे देखकर कहने लगी, पहले मुझे दोस्त के घर छोड़कर बेशक तुम घर वापस आ जाना। 2.5-3 घंटे अपना आराम से खा पी कर फ्रेश होकर फिर मुझे लेने आ जाना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है,
میں بس اپنا آفس کا بیگ ممی کو پکڑا کر پھر میں بھابھی کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ کھانا میں نے اپنی ماں کے ساتھ کھایا تھا۔ میری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اس لڑکی کو کیا الجھن رہتی ہے، دن بھر نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی ہے۔ جیسے ہی تمہارے آنے کا وقت ہوتا ہے فٹافٹ سے تیار ہو جاتی ہے کہ دوست کے گھر جانا ہے۔ اس وقت میں ذہنی طور پر تھکا ہوا تھا، اسی لیے ماں کی بات پر سوچنے کا میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں موبائل دیکھنے لگا، لیکن اچانک کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ میری ماں ویسے بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی اور جلدی سو جاتی تھی کیونکہ انہیں تہجد کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ موبائل کی مسلسل بیل پر میری آنکھ کھلی۔ میں ایک دم اٹھ کر اور اپنا موبائل دیکھا تو بھابھی کا نمبر تھا۔ جب میں موبائل میں ٹائم دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے فون اٹھایا تو بھابھی کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کہنے لگی، کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، کہاں تھے تم، وقت دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں سو گیا تھا، مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا، بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھابھی کو لینے چلا گیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ جس علاقے میں بھابھی جاتی وہاں تو بالکل سناٹا تھا۔ وہ ایک نئی سوسائٹی تھی اور وہاں پر ابھی آبادی بھی بہت کم تھی، بس چند ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھابھی گیٹ سے باہر کھڑی تھی، کافی پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے اس کے چہرے کی رنگت ٹھیک ہونی شروع ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے۔ ان کے دوست کا گھر ہے تو انہیں تو گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاتا۔ جیسے میں نے گاڑی روکی وہ بڑی ہی جلدی بازی میں میری گاڑی میں بیٹھی تھی، کہنے لگی، اب آئے ہو تم ریحان، احساس بھی ہے میں کب سے اکیلی یہاں کھڑی ہوں، پچھلے 2 گھنٹوں سے میں باہر کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بھابھی یوں کہہ رہی تھی کہ ابھی رو دیں گی۔ میں نے کہا لیکن آپ یہاں کھڑی کیوں تھی؟ آپ کی دوست کا گھر ہے، آپ کو تو گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا، جب میں آ جاتا تب آپ باہر آ جاتی، آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی رات کے اس وقت، وہ بھی اکیلے اس سنسان سے علاقے میں۔ خدا نخواستہ کوئی الٹا سیدھا شخص آ کر آپ کو کہیں لے جاتا، پھر میں واقعی بھابھی کے بارے میں فکر مند ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ شرمندگی کا شکار ہو گئی، بار بار مجھ سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی وہ میری دوست کو کوئی کام تھا اسی لیے وہ اچانک سے کہیں چلی گئی اور اسے اپنا گھر لاک کرنا تھا، اسی لیے مجھے باہر کھڑے ہونے پڑے۔ میں نے کہا پھر بھی اس کے گھر میں اور بھی تو لوگ ہوں گے، آپ کو گھر سے باہر کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب دوست ہے آپ کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ روز روز آپ اس سنسان سے علاقے میں کرنے کی آتی ہے، آپ کی دوست آپ کے پاس ملنے کیوں نہیں آ جاتی؟ میں گاڑی بڑی تیزی سے چلا رہا تھا۔ بھابھی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی، خدا کے لیے ریحان، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ مجھے پہلے بھی وہ الجھی سی لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ ان کے ساتھ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 دن وہ بس یہی ایک فرمائش مجھ سے کرتی رہی اور میں بار بار ان سے وجہ پوچھتا کہ ایسی بھی کیا آپ کی دوستی ہے جو آپ کو روزانہ اس سے ملنے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے وجہ نہیں بتاتی تھی۔ میں بہت بار ان سے پوچھ چکا تھا لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے ضروری کام ہے۔ ایک بار میں آفس کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کر رہا تھا جبکہ باہر کی بیل بجی۔ اس وقت تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ میں ناشتہ بیچ میں چھوڑ باہر کے دروازے پر چلا گیا۔ وہاں ایک ڈاکیا کھڑا تھا، کہنے لگا کہ رومانہ کے نام پر ایک پارسل آیا ہے۔ میری بھابھی کا نام رومانہ تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے دے دو۔ تو ڈاکیا کہنے لگا، نہیں سر، جن کا پارسل ہے آپ انہیں بلا دیں، یہ پارسل مجھے انہیں کے ہاتھ میں دینے کی اجازت ہے۔ یہ سن کر مجھے عجیب لگا۔ خیر میں بھابھی کو آواز دی، بھابھی بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو ڈاکیا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کی رنگت اڑی تھی۔ بڑے تیز قدموں سے وہ مین گیٹ تک پہنچی تھی۔ اس ڈاکیے سے انہوں نے اپنا پارسل ایسے چھینا جیسے نہ جانے کیا ہو۔ میرے ساتھ ساتھ تو ڈاکیا بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر وہی بدحواسی چھائی تھی جو میں چند دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، کہاں سائن کرنا ہے مجھے بتاؤ۔ ڈاکیا نے ایک رجسٹر کھول کر اس کو دیا۔ بھابھی نے فٹافٹ سے سائن کیا اور اپنا پارسل لے کر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔
जिस तरह की हरकतें मेरी भाभी कर रही थी, मैं उस पर शक ना करता तो और क्या करता। भाभी नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाज़ा खट की आवाज़ के साथ बंद कर लिया था, जिसका ये मतलब था कि कोई भी उसके कमरे में जाने की ज़रूरत ना करे। जबकि मैं माथे पर बल डाले भाभी के कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था कि आखिर यह क्या चक्कर है। इससे पहले भी तो पार्सल आया करते थे, मगर आज तक ऐसी हरकत नहीं की गई थी। खैर, मुझे भी ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसीलिए मैं घर से चला गया। अभी दिन का एक ही बजा था कि मुझे एक बार फिर भाभी की कॉल आई। मैं उस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था। बार बार फ़ोन बजने लगा तो बस बॉस भी घूरने लगे। मैंने मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। आधे घंटे बाद मीटिंग ख़त्म हुई। मैं मीटिंग रूम से बाहर आया, मोबाइल ऑन किया तो मेरी भाभी के अनगिनत मिस कॉल्स आए और मैसेजेस आए हुए थे। तभी एक बार फिर भाभी की कॉल आई। मैं झुंझलाकर मोबाइल अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ से भाभी फूट पड़ी। उनकी आवाज़ भीगी हुई थी, वह गुस्से से भरी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि वह रो रही हो। वह बदहवासी से कहने लगी कि कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? इतना गैर ज़िम्मेदार भी कैसे हो सकते हो? मैं फ़िक्रमंदी से जवाब दिया कि क्या बात है भाभी, मैं किसी पार्क में नहीं बल्कि ऑफ़िस में होता हूँ और मीटिंग अटेंड कर रहा था। अब रो क्यों रही है? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? भाभी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसके बाद तब बोली, जब उनकी आवाज़ काफ़ी बेहतर थी। कहने लगी कि तुम अभी के अभी घर वापस आओ, मुझे मेरी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। एक बार फिर शक ने मुझे जकड़ा। मैं कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रोज़ दोस्त के यहाँ क्यों जाती है और इस तरह से रो क्यों रही है? खैरियत तो है? एक बार फिर भाभी मेरे सवालों को नज़रअंदाज कर चुकी थी। कहने लगी, रहान तुम घर आ रहे हो या मैं तुम्हारे भाई को कॉल करूँ? भाई का नाम सुनकर तो वैसे ही मैं हड़बड़ा जाता था। फ़ौरन से ऑफिस से छुट्टी ली, अपनी भाभी को उनके दोस्त से मिलवाने के लिए घर की तरफ जाने लगा। सारे रास्ते मैं इसी बात के बारे में सोचता रहा, ऐसी कौन सी दोस्त है जो आज तक हमारे घर नहीं आ सकी। और इधर भाभी की आंखें भी सूजी हुई थी, गला भी बैठा हुआ था। बेतहासा रोने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। खैर, कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी कुछ नहीं बताएंगी। मैंने उन्हें एक बार फिर उसी घर के सामने उतार दिया तो बोली, यहाँ क्यों खड़े हो, तुम चले जाओ। जब तुम मुझे वापस आना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं भी वहाँ पर अब रुकना बेहतर ना समझा और वापस अपने दफ्तर चला गया। किसी भी काम को करने में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग अभी तक भाभी की बातों पर ही घूम रहा था। उस रोज़ 8 बजे मैं भाभी को घर लेकर आया। उनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गया। उनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था तो दवा लेकर घर आए। बगैर कुछ खाए पिए कमरे में घुस गई। अगले रोज़ भाई ने पैसे भिजवाए थे। मेरी भी तनख्वाह आ चुकी थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी तनख्वाह और भाई के पैसे अम्मी के हाथ पर ही रखता था। फिर अम्मी मुझे अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दे देती थी, जो कि मैं बतौर भाई की मेरी ज़रूरत को पूरा करता था और बाकी भाई के पैसों से इस घर का खर्च चलता था। मगर उस रात वह सारे पैसे ही मैं अम्मी को दे दिया और बोला कि मैं आपसे कुछ दिनों के बाद ये रकम ले लूँगा। मेरी भाभी भी वहीं पर मौजूद थी, मगर अलग। हैरत का झटका तो तब लगा जब मैं अम्मी से पैसे मांगने गया और अम्मी वो लॉकर से लेने के लिए गई तो वह रकम मौजूद ही ना थी। अम्मी का तो बुरा हाल हो गया था। उनके सीने पर हाथ पड़ गया। कहने लगी कि इतनी बड़ी रकम कहाँ गई? उससे तो पूरे महीने का खर्च चलाना था। इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च की जा सकती है? भाभी उनके साथ मिलकर पैसे ढूंढने लगी, लेकिन न जाने क्यों बार बार मेरी नज़रें भाभी की तरफ ही रुक रही थी कि शायद उन्होंने ही कुछ किया हो। आज तक हमारे घर से पैसे नहीं चोरी हुए थे, ना ही कोई बाहर का शख्स इस घर में आया था, तो फिर पैसे कहाँ जा सकते थे? हम मुंह खोलकर भी भाभी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, मगर भाभी का अंदाज़ा तो मुझको होता चला जा रहा था। जब भी उनके मोबाइल पर रिंगटोन बजती तो अजीब सी हो जाती और कई कई घंटे तक मोबाइल उनके कानों के साथ लगा रहता। और उनके दोस्त जिनके घर वह जाकर कई घंटे बिता देती थी, आखिर कौन थी वह? न चाहते हुए भी मैं भाभी पर शक करने लगा था, मगर समझ नहीं आता था कि इस दिमाग के शक को लफ्ज़ों में कैसे डालूं।
दिन ब दिन भाभी की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। वह मुझे ज़हनी दबाव का शिकार लगने लगी थी। हर वक्त खोई खोई सी रहती। घर के कामों में भी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। भाई भी अक्सर शिकायत करने लगे थे कि तुम्हारी भाभी कहाँ मसरूफ़ होती है। अम्मी को बोलो कि घर में मुलाजिमा रख ले। जब भी मैं तुम्हारी भाभी को कॉल करता हूँ तो वह कहती है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अम्मी बुला रही है। मैं जब इस बात का ज़िक्र अम्मी से किया तो वह कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। आज तक मैंने बहू पर कभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। घर के काम जो अपनी मर्जी से करे वही करने देती हूँ, वरना बाकी खुद और मुलाजिम से करवा लेती हूँ। ना जाने इस लड़की को क्या हो चुका है। भाभी की वजह से घर में काफ़ी बेसुकूनी हो चुकी थी। अब तो इस बात का अंदाज़ा सऊदीया में बैठे भाई को भी होने लगा था। मैं जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। हो न हो इसका ताल्लुक उस घर और भाभी की दोस्त से ही था जिससे भाभी मिलने जाया करती थी। उस रोज़ रात के 8 बजे थे जब मैं घर आया। सोचा था कि भाभी से बैठकर इस मामले पर बात करूंगा, मगर उससे पहले भाभी तैयार खड़ी थी। कहने लगी कि मुझे मेरी दोस्त के यहाँ छोड़ दो। मैं बगैर कुछ सवाल किए उन्हें अपने साथ लिया और जाने लगा। भाभी मुसलसल अपने हाथों को बेचैनी से मसल रही थी। कुछ देर बाद हम वहाँ पहुँचे तो भाभी गाड़ी से उतरते ही फ़ौरन बोली कि तुम वापस चले जाओ, जब मैं कॉल करूँगी तो आ जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैं भाभी की बात सुनकर सर हिलाया, गाड़ी वहाँ से रिवर्स करता। इतनी देर में भाभी अंदर जा चुकी थी, मगर मैं सोच चुका था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने अपनी गाड़ी उस सड़क से मोड़कर दूसरी तरफ खड़ी कर दी और फिर पैदल चलता हुआ उस घर तक गया। वहाँ हर जगह खामोशी थी। घर के अंदर से भी बातों की आवाज़ नहीं आ रही थी। ना जाने कैसा घर था। आज तक उस घर से कभी किसी को निकलते हुए नहीं देखा था। मैं घर का तलाशी लेने लगा। दिमाग में कई सवाल आज जन्म ले रहे थे कि तभी घर की पिछली तरफ से मुझे एक खिड़की नज़र आई। वह कांच की खिड़की थी, थोड़ी बहुत खुली थी, मगर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करता तो जालियों से हाथ को अंदर ले जाकर उसे खोल सकता था। मैंने ऐसा ही किया। बड़े ही ध्यान से मैंने उस खिड़की को अपनी छोटी उंगली से खोलना शुरू कर दिया। इतना खोल दिया कि मुझे घर का अंदरूनी मंजर दिखाई दे सके। वह एक कमरा था। उस कमरे का दरवाज़ा भी खुशकिस्मती से खुला हुआ था। सामने लॉन्च पूरा दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत का झटका तो तब लगा जब मैं सामने का मंजर देखा। मेरी भाभी वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना सर घुटनों पर रखा हुआ था और वह बिलख बिलख कर रो रही थी। अगले ही पल उसने हाथ जोड़ लिया, रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, मैं और अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी वजह से न सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई तो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रखेंगे। भाभी के अल्फाज मेरे सर पर पहाड़ तोड़ रहे थे। अगले ही पल दीवार की ओर से एक लड़का आया हुआ जिसने भाभी को बालों से दबोच लिया। कहने लगा, तुम तो मेरे लिए सोने की चिड़िया हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तुम हर हाल में यहाँ आओगी। अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे एक बार पहले डाकिए के हाथ तुम्हारे घर तुम्हारी वह तस्वीर भेजी थी, इस बार तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे देवर के दफ्तर में, और सौदिया तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम मेरी ज़रूरतों को पूरी करती रहो। भाभी ने ये अल्फाज सुना तो दंग रह गई। रोकर कहने लगी कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम जैसे बदकिरदार और इतने गिरे हुए और गंदे शख्स से मोहब्बत की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर बुरे होंगे। हमारा रिश्ता तो ख़त्म हो चुका था। मैं सच्चे दिल से अपने पति के साथ और ससुराल वालों के साथ खुश थी, मगर तुम मेरी अच्छी तस्वीर को बेहुदा बनाकर अब मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वह लड़का हंसकर कहने लगा कि ये सिर्फ मैं और तुम जानते हो कि ये तस्वीर नकली है और फ़ोटोशॉप की हुई है, जबकि बाकी पूरी दुनिया इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती। इसीलिए जो मैं कहूँ वही करती जाओ। मैंने जब ये सुना तो सारी कहानी समझ चुका था। वह लड़का भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। शादी से पहले मोहब्बत तो हो ही जाती है, मेरी भाभी को भी हुई थी।
مگر شادی کے بعد وہ میرے بھائی کے ساتھ اچھے سے تھی، مگر یہ لڑکا میرے بھائی کی دولت کی خاطر اب بھابھی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ خیر میں جان چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی فکر مندی کی تھی کہ کچھ دیر بعد بھابھی کی کال آئی تو میں انہیں لینے آیا۔ آج بھی بھابھی بالکل ویسے ہی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ میں نے بھابھی کو گھر پہنچایا، پھر واپس وہیں آیا۔ میں نے اس لڑکے کا موٹر بائک نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ میرے لیے اس کا پتہ نکلوانا ہرگز مشکل نہ تھا۔ اسی پل میں اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کو کال کی اور اس کے گھر میں پہنچے، جہاں وہ میری اور میرے بھائی کی کمائی کے پیسے بھابھی سے منگوا کر عیش کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے اور اس کے دوستوں کو ڈرگس اسمگلنگ کرنے کے الزام میں پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ کیس اس پر بن کیسے گیا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی خوب مرمت کی گئی اور بہانے سے اس کا موبائل لے کر میں اس کے موبائل میں موجود تمام تر بھابھی کے خلاف ڈاٹا ڈیلیٹ کروا دیا تھا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ بھابھی پہلے تو پریشان رہی، مگر دھیرے دھیرے جب خبر ملی کہ وہ لڑکا پولیس کی حراست میں ہے اور لمبی قید میں ہے تو بھابھی پوری طرح سے پرسکون ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جی تو چاہا کہ بھابھی کو بتا دوں کہ میں اب سب کچھ جان چکا تھا اور آپ کی مدد بھی کر دی، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں بھابھی یہ سن کر ٹوٹ نہ جائے، شرمندہ نہ ہو جائے، اور میں تو ان کے بھائی جیسا تھا، پھر ان کا بھرم کیسے ٹوٹنے دیتا۔ اس روز کے بعد سے بھابھی گھر میں خوش رہنے لگی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ گمشدہ پیسوں کو میں نے ہی امی سے بہانہ بنایا کہ میں وہ ضروری کام کے لیے اٹھائے تھے، بس آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ دوستوں امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اس کہانی کا آنند وہ بھی اٹھا سکے، اور ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔